वेलकम टू साई टेस्ट्री। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी बजट 2022-23। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से हो जाते हैं। कल ही आपने देखा होगा वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश कर दिए गए। आइए इन बजट में क्या क्या मुख्य बातें ऐसे हुए जो एग्जाम की परिदृश्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए उन सभी बातों का आज यहाँ से बारीकी से विश्लेषण करेंगे इस सीरीज में। यानी इस बजट के जो टॉपिक को हमने लाया है ना, इसमें सबसे पहले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए गए हैं, यानी 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस है। उसके बाद देखा जाए तो इस बार बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। उसके बाद शिक्षा जगत में इस बजट में क्या क्या पेश किया गया, क्योंकि शिक्षा जगत में पेश किए गए ना, शिक्षा की दृष्टि से इस बार बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए, उस चीज़ को हमने यहाँ पे संकलन किया है। यानी इस पूरे सीरीज में आप देखिएगा तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, फिर शिक्षा जगत में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उस चीज़ को हमने संकलन किया है, और फिर क्या सस्ता क्या महंगे हुए उस चीज़ को हमने संकलन किया है। इसका मतलब इस पूरे वीडियो के सीरीज को आप बारीकी से समझें और बारीकी से इन्हें याद करने का प्रयास करें। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ को हमने यहाँ पे संकलन किया है। आइए चलेंगे बजट 2022-23, यानी इसके पहले क्या क्या बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल सकते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। आइए इन सभी क्वेश्चन को पहले रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पूछा जाए तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है ना, तो जेम्स विल्सन का आपने नाम सुना होगा। जेम्स विल्सन, ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा ना, तो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय जेम्स विल्सन ने ही देखा जाए तो 18 फरवरी 1860 को, यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 फरवरी 1860 को पहली बार बजट इन्होंने पेश किया था। यानी फिर से मैं रिकॉल कर दूं, यानी उसी समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा था ना, उसी समय जेम्स विल्सन नामक, यानी ये उस समय देखा जाए ना वित्त का प्रभार इन्हें ही मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी में। इन्होंने 18 फरवरी 1860 ईस्वी को 18 फरवरी 1860 ईस्वी को तो देखा जाए तो भारतीय बजट व्यवस्था को इन्होंने पेश किया था, इसलिए इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। कभी एग्जाम पूछा जाए कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में 1860 ईस्वी में पहली बार इन्होंने बजट को पेश किया था, इसलिए इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले का बात हम कर रहे थे ना। अब आइए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर के शनमुखम चेट्टी, आपने नाम सुना होगा। आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा देखा जाए पहली बार बजट जो पेश किए गए थे ना, 26 नवंबर 1947 को किए गए थे। यानी 26 नवंबर 1947 को पहली बार देखा जाए आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। फिर से रिकॉल कर दूं, 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम शेट्टी ने पहली बार स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किए थे, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया। यानी इस क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण आंसर छिपे हुए हैं। सबसे पहले यह समझिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन से पूछे कि किस समिति के द्वारा पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो ये समिति थी एकवर्त समिति। एकवर्त समिति के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1924 में किए गए थे। यानी इस क्वेश्चन में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट सब छिपे हुए हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन समझिएगा, एकवर्त समिति के सिफारिश पे ही पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था 1924 में। कब पेश किए गए थे, 1924 में किए गए थे। यानी इसमें ऐसे समझिएगा, उसमें विलियम एकवर्थ जो थे ना, इनकी 10 सदस्य एक समिति थी। इनकी 10 सदस्य एक समिति थी। इन्हीं समितियों के द्वारा पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, और ये कब किए गए, 1924 में किए गए। फिर इन्हें मिला दिया गया। तो ये जो मिलाए गए थे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इसमें जो वित्त मंत्री थे ना, अरुण जेटली थे। अरुण जेटली के द्वारा देखा जाए 25 फरवरी 2016 को 25 फरवरी 2016 को रेल बजट को आम बजट से मिलाकर पेश करने प्रारंभ कर दिया गया। यानी अब देखिएगा, रेलवे बजट और आम बजट को साथ में मिलाकर पेश किया जाता है ना, लेकिन इसके पहले देखा जाए 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग करके पेश किया जा रहा था। तो एकवर्त समिति के अनुशंसा पे किए जा रहे थे। 1924 में अलग था, लेकिन 2016 के बाद देखा जाए इन दोनों को मिला के पेश किया जाने लगा। तो इसमें प्रधानमंत्री कभी पूछे कौन थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी थे, और वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली की अध्यक्षता में किए जा रहे थे। आइए महत्वपूर्ण 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है
अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम पे है? तो ये मोरारजी देसाई के नाम पे है। मोरारजी देसाई के नाम पे सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। सब आइए इनके बारे में जानते हैं। मोरारजी देसाई देखा जाए पूर्व प्रधानमंत्री जाने जाते हैं ना, ये लगभग देखा जाए 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। 10 टाइम इन्होंने बजट पेश कर चुका है मोरारजी देसाई ने। आइए समझेंगे इसके बारे में। यह वित्त मंत्री के रूप में 6 बार बजट पेश किए। जब ये वित्त मंत्री थे ना, तो इन्होंने 6 बार बजट पेश किया, और 4 बार जो इन्होंने बजट पेश किया ना, उस समय ये पूर्व प्रधानमंत्री के पोस्ट पे थे, लेकिन इन्होंने वित्त प्रभार भी अपने पास ही रखा था। यानी 6 बार इन्होंने वित्त मंत्री के कार्यभार पे रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया, और 10 बार इन्होंने वित्त मंत्री और 4 बार इन्होंने देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे ये विराजमान थे। उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे विराजमान थे, और इन्होंने वित्त का प्रभार भी अपने पास ही रखा था। तो देखा जाए अब तक लगभग देखा जाए ये टोटल 10 बार बजट पेश करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी 6 बार देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री, 6 बार वित्त मंत्री के कार्यभार पे, और 4 बार देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री बने थे, और उसका वित्त प्रभार भी इन्होंने अपने पास ही रखा था। तो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो थे ना, सबसे अधिक बार इन्होंने बजट पेश किया है। इसके बाद कभी पूछे एग्जाम में कि मोरारजी देसाई के बाद बजट पेश करने वाला कौन हो गए थे ना, तो 8 बार बजट पेश किया था, ये पी चिदम्बरम थे। पी चिदम्बरम देखा जाए 8 बार बजट पेश किए थे, और मोरारजी देसाई देखा जाए टोटल 10 बार बजट पेश किए थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 5-6 नंबर पूछा गया है, बोला गया है पहली बार 11 बजे बजट पेश किसके द्वारा किया गया? अभी आप देखते होंगे 11 बजे बजट पेश किए जाते हैं ना, लेकिन इसके पहले शाम में 5 बजे बजट पेश किए जाते थे। यहाँ पे पूछा गया ये शाम में 5 बजे जो बजट पेश किए जाते थे ना, इसके बाद ये 11 बजे बजट कब से पेश किया जाने लगा? तो ये यशवंत सिन्हा उसमें वित्त मंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। यानी ऐसे समझिएगा 1924 से, ऐसे समझिएगा 1924 से जो बजट पेश करने का प्रारंभ किया गया ना, तो संध्या 5 बजे बजट पेश किए जाते थे। 1924 से जब बजट पेश किए जा रहे थे ना, तो संध्या 5 बजे बजट पेश किए जाते थे। लेकिन देखा जाए 2001 ईस्वी से 2001 ईस्वी से इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और यशवंत सिन्हा इसमें वित्त मंत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल में देखा जाए पहली बार ये संध्या 5 बजे से 11 बजे बजट पेश करने का प्रारंभ कर दिया गया। यानी कभी क्वेश्चन पूछे कि 11 बजे बजट पेश करने का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किए गए, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, और वित्त मंत्रालय का प्रभार जिनके पास था, यशवंत सिन्हा के पास थे। इसका मतलब क्या, पहले 5 बजे शाम में पेश किया जाता था, अब देखिएगा 11 बजे पेश किए जाते हैं। तो 2001 से यह प्रावधान किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। यूनियन बजट पेश करने वाले देश का पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे 2 नाम हमने लिखा है, एक पंडित नेहरू का नाम लिखा है, एक इंदिरा गांधी का नाम लिखा है। यानी यहाँ पे ऐसे समझिएगा यूनियन बजट पेश करने वाला देश के पहले महिला प्रधानमंत्री और पुरुष प्रधानमंत्री दोनों का हमने जिक्र किया है, दोनों का हमने जिक्र किया है। यानी यह क्वेश्चन ऐसे समझिएगा कि प्रधानमंत्री पोस्ट पे रहते हुए किसने पहली बार बजट को पेश किया? प्रधानमंत्री पोस्ट पे रहते हुए किसने पहली बार बजट को पेश किया ना, तो पंडित नेहरू ने और इंदिरा गांधी दोनों ने किया है। आइए इसको समझते हैं बारीकी से। यानी सबसे पहले से समझिएगा 1958 से 1959 के बीच में देखा जाए ना, पंडित नेहरू ने खुद अपने पास वित्त प्रभार भी रखे थे। यानी ये प्रधानमंत्री तो थे ही थे, और वित्त प्रभार भी इन्होंने अपने पास ही रखा था। इसीलिए इन्होंने 1958 से 1959 के बीच में इन्होंने यूनियन बजट को पेश किया। तो पहली बार पुरुष ऐसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट को पेश किए थे तो पंडित नेहरू थे। उसी तरह इंदिरा गांधी भी देखा जाए ना, तो 1970 में जब ये पीएम थी ना, उस समय इन्होंने वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखी थी। वित्त मंत्रालय का प्रभार इन्होंने अपने पास रखी थी, इसलिए 1970 में इन्होंने भी यूनियन बजट को पेश किया था। तो कभी पूछा जाए कि वैसे कौन महिला प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने पहली बार यूनियन बजट को पेश किया था ना, तो इंदिरा गांधी ने 1970 में किया था। और पुरुष में देखा जाए, यानी पुरुष में देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन भी इस बार बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे कि भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम महिला वित्त मंत्री यही इंदिरा गांधी थे, जिन्होंने 1970 में पहली बार बजट को भी पेश किया था। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन चलेंगे। पूछा गया है रेल बजट और आम बजट को संयुक्त रूप से पेश करने का प्रावधान किस वित्त मंत्री के समय में? अभी जस्ट हमने ऊपर बता रहा था ना, अरुण जेटली के संबंध में किया गया था। अरुण जेटली ने इसको 25 फरवरी 2016 को मिलाकर पेश करने का प्रावधान किया। 25 फरवरी 2016 से यह देखा जाए रेल
और आम बजट को एक साथ मिला के पेश करना प्रारंभ कर दिया गया अरुण जेटली के समय में। आइए आगे चलेंगे। आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया ना, पेपरलेस बजट पूछा गया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 में किए गए। यानी आपने देखा होगा 2021 में निर्मला सीतारमन के द्वारा पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया। यानी अब आप देखते होंगे, पहले देखते होंगे कि एक बैग लेके आते थे वित्त मंत्री जिसको चमड़े का थैला कहा जाता था, ठीक है, जो काला काला टाइप का होता था। बट अब देखते होंगे निर्मला सीतारमन के हाथ में एक लाल टाइप का, उसमें टैब रहते हैं, ठीक है, ये पेपरलेस बजट होता है। यानी एक टैब, ये एक डिजिटल माध्यम से देखे भी होंगे कल आप लोग निर्मला सीतारमन को कि वो टैब के माध्यम से बजट को पेश कर रहे थे। तो ये पेपरलेस बजट हुआ ना, तो पहली बार 2021 में पेपरलेस बजट को पेश किया गया और ये निर्मला सीतारमन के द्वारा ही किए गए थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है 2022-23 का बजट कुल कितने रुपए का बजट हुआ, कुल कितने रुपए का बजट हुआ ना, तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का ये बजट हुए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी की दृष्टि से ये हो जाते हैं। यानी 2022-23 का जो बजट है ना, कुल कितने रुपए का बजट हुआ ना, तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का ये बजट कल पेश किए गए, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। हर घर नल से जल के लिए वर्ष 2022-23 में कितने रुपया आवंटित किया गया है। यानी कल जो बजट पेश किए गए ना, उसमें बोला गया है हर घर नल जल से मतलब हर घर नल से जल योजना में 2022-23 में कितने रुपया आवंटित किए गए ना, यो 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। ये सभी डाटा जो है ना, आगामी किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, हर घर नल से जल योजना में 2022-23 में जो बजट पेश किए गए ना, तो 60,000 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि पीएम ई विधा योजना का आपने नाम सुना होगा, मैंने बताया भी था पीएम ई विधा योजना के बारे में। तो पीएम ई विधा योजना के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से जितने टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा, तो 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, यानी 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम 12 है, अभी वर्तमान में 12 है, बोला गया इसको 200 टीवी चैनल तक बढ़ाए जाएंगे। यानी इसमें यह समझिएगा, यह जो बढ़ाए जाने का जो प्रावधान किया गया है ना, ये शिक्षा को लेके किया गया है। यानी 1 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, 1 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रावधान किए जाएंगे। यानी 1 क्लास 1 टीवी चैनल के माध्यम से 1 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रावधान करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए इसे 12 से 200 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान जितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, वो संख्या कितनी है ना, ये संख्या 100 है। ये संख्या 100 है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे समझिएगा। यानी कल जो बजट पेश किए गए ना, तो बोला गया अगले 3 वर्षों तक पीएम गति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का प्रावधान किया गया ना, तो 100 नए टर्मिनल को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत देखा जाए तो मेट्रो सिस्टम के निर्माण करने का भी प्रोसेस का नवीकरण किया जाएगा और इन्हें तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख भी रहे होंगे अभी पटना में भी मेट्रो बन रहे हैं ना, तो इसी सब योजना के तहत ये सब चीजें को लाया जा रहा है। यानी याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना के तहत ही देखा जाए तो ये मेट्रो वगैरह प्रावधान किए गए हैं, जो इस पर बजट में काफी पेश किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने घरों को लाभार्थी के रूप में पहचाना जाएगा, उतने घर कितने, यानी 60,000 हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण तो पूछा जाए कब जारी किया गया, 31 जनवरी 2022 को जारी किए गए, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान रखा गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी किए गए ना 31 जनवरी को, इसमें जीडीपी वृद्धि दर रहने का जो अनुमान लगाया गया है 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअली डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर जितने % का टैक्स लगेगा, वो % टैक्स कितना होगा, ये टैक्स होगा 30% हो जाएंगे। ये टैक्स 30% हो जाएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार टैक्स को बढ़ाया गया है, याद रखिएगा 30% हो जाएंगे। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में जितने किलोमीटर हाईवे तैयार किया जाएगा,
हाईवे तैयार किए जाएंगे ना, कितने किलोमीटर ना, तो ये 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार किए जाएंगे। यानी भिन्न भिन्न राज्यों में देखा जाए हाईवे को तैयार जो किए जाएंगे ना, तो इस बार जो बजट पेश किया गया ना, लगभग 25,000 किलोमीटर ये हाईवे पास किए गए हैं। यानी 25,000 किलोमीटर ये हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है भिन्न भिन्न शहर, भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न शहरों में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे और भी करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, बोला गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था वो साल कौन सा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये साल था 2020। 2020 में देखा जाए निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबे बजट भाषण दिए थे 2020 में। ऐसे समझिएगा, जब निर्मला सीतारमण 2020-21 का बजट पेश कर रही थी ना, जब निर्मला सीतारमण 2020-21 का बजट पेश कर रहे थे ना, उस समय इन्होंने लगभग देखा जाए 2 घंटे 43 मिनट तक इन्होंने भाषण दिए थे। 2 घंटे 43 मिनट तक इन्होंने कुल भाषण दिया था, जो कि अब तक इतिहास में सबसे लंबे समय तक बजट भाषण देने वाले वित्त मंत्री रहे थे। बजट भाषण देने वाले वित्त मंत्री सबसे अधिक कभी पूछा जाए ना, तो निर्मला सीतारमण है। इन्होंने कुल देखा जाए 2020-21 का जब इन्होंने बजट पेश कर रहे थे ना, तो 2 घंटे 43 मिनट तक ये एक लगातार भाषण देते रह गए थे, बजट भाषण जिसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबे बजट भाषण देने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। वित्त मंत्री के अनुसार अगले 3 साल में जितने वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना, ये 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन का जैसे नाम आता है, पहली बार वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाया गया था। पहली बार जब ये ट्रेन चले थे ना, वाराणसी से दिल्ली के बीच में चला गया था। अब देखा जाए तो 400 नए ट्रेन चलाने का प्रावधान किया गया है। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को बनाने के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए। यानी इस बार देखिएगा आप, झुग्गी झोपड़ी जो रहते हैं ना साइड वाइड में, यानी गरीबों को मकान दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ना। तो इस योजना के तहत देखा जाए 80 लाख घरों को बनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो आवंटित रुपये होंगे ना, तो 4800 करोड़ रुपया, 4800 करोड़ रुपया से ये 80 लाख घर बनाए जाएंगे, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आगे चलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए जुटाने का प्रावधान किया गया है ना, तो 20,000 करोड़ रुपया। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच जिसको आप बोलते हैं ना, इसके नेटवर्क को विस्तार किया जाएगा, यानी और बढ़ाया जाएगा ना, तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए हैं इस बार बजट में। तो इस बार जो बजट पेश किया गया और इसके पहले जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ना, ये सभी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया था, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आप जानेंगे इस बार जो बजट पेश किया गया, इस बार जो 2022 और 23 का जो बजट पेश किए गए ना, इसमें शिक्षा संबंधित क्या क्या बातें की गई, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता ना। अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया भी था आपको, शिक्षा संबंधित सारी बातें को रिकॉल करेंगे, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, उन सबको बातें को भी रिकॉल करेंगे। तो शिक्षा संबंधी और रोजगार संबंधी क्या क्या बजट पेश किए गए, आइए इनको सारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इस बार वित्त मंत्री के द्वारा बजट घोषणा में बोला गया कि 60 लाख सरकारी नौकरी देने का वचन किया है। याद रखिएगा, 60 लाख नई नौकरियों देने का वचन किया है। यानी इस बार बजट में देखा जाए वित्त मंत्री के द्वारा बोले गए हैं 60 लाख नई नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरी नहीं, यहाँ पे प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकते हैं। तो 60 लाख नई नौकरी देने का वचन किया है इस बार बजट में, याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा। यानी स्किल इंडिया को बढ़ावा देने का इसमें प्रावधान किया गया है, याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे पॉइंट में चलेंगे। यानी बोला गया डीटीएच प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, अभी जस्ट मैंने ऊपर बता रहा था आपको ना, ई विद्या योजना के अंतर्गत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा। जस्ट अभी ऊपर आपको हम डिस्कस किए थे, या इसलिए बढ़ाया जाएंगे क्योंकि 1 से 12वीं तक कक्षा के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। आइए और भी शिक्षा संबंधित बातें को रिकॉल करते हैं। इस बार वित्त मंत्री के द्वारा क्या क्या शिक्षा संबंधित बातें को बोला गया है ना, आइए चलेंगे। बोला गया कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मुहैया कराए जाएंगे। अभी जस्ट ऊपर बताए ना, ई विद्या कार्यक्रम के तहत ही यह चीज किया जाएगा। वहीं 2 लाख नए आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। यानी लगभग देखा जाए 2 लाख के आसपास आंगनवाड़ी की वैकेंसियां आएगी, यानी नए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किए जाएंगे। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट में चलेंगे, शिक्षा संबंधित क्या बातें किए गए हैं इस बार, यानी समझते हैं।
महामारी के चलते बंद हुए स्कूल कॉलेज से लर्निंग आउटकम को बहुत नुकसान हुआ है। सही बात है, इस बार जितने भी महामारी यानी कोरोना महामारी हुआ था ना, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद कर दिया गया ना, तो जितनी भी नुकसान हुआ ना, सरकार बोला है इस सभी नुकसान को डिजिटल एजुकेशन के ज़्यादा जोर दिया जाएगा और डिजिटल एजुकेशन से माध्यम से देखा जाए तो बच्चे को पढ़ाने का सुविधा अधिक किया जाएगा। इसीलिए अभी जस्ट ऊपर बता रहे थे ना कि 12 से 200 टीवी चैनल को विकसित किया जाएगा, इन्हीं सब प्रोसेस को देखते हुए किया जाएगा। तो शिक्षा संबंधित बातें में देखा जाए उतनी खास बातें तो इस बार नहीं रही, लेकिन कुछ बातें रही। जैसे देखा जाए कुछ बातों में 60 लाख नौकरियों की बात किया है, तो नौकरी में ये सरकारी नौकरी होंगी या प्राइवेट नौकरी होंगी इसकी कोई डिवाइड नहीं किया गया, ये दोनों को कंबाइंड बोला गया कि 60 लाख हम नौकरी देंगे। इसमें प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकारी भी नौकरियां हो सकते हैं। जैसे देखा जाए बोला गया स्किल इंडिया को हम बढ़ाएंगे, उसके बाद यह बोला गया कि विधा कार्यक्रम के दौरान हम बच्चे को 1200 से 200 टीवी चैनल को बढ़ाएंगे जो डिजिटल साक्षरता में बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसी सब प्रोसेस को देखते हुए देखा जाए एक यहाँ और एक पॉइंट बोला गया था कि महामारी के दौरान जो भी नुकसान हुआ है ना, हम उन्हें डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे और 2 लाख नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कुछ खास इस बार बजट में शिक्षा संबंधित बातें नहीं देखी गई, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी गई है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो इतने काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आप समझेंगे हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अथवा जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ। सबसे पहले क्या सस्ते हुए 2022 बजट में, क्या महंगे हुए, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले चमड़े का सामान सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल चार्जर भी सस्ते होंगे, कैमरा वगैरह जो आप लोग लेते हैं ना ये सभी सस्ते हो जाएंगे, गहने यानी ज्वेलर्स जो होते हैं ये सस्ते हो जाएंगे, स्टील सस्ती हो जाएगी, बटन वगैरह जो लगते हैं ना कपड़े में वो सस्ते होंगे, चमड़े सस्ते हो जाएंगे, पैकेज जो होता है ना कोई भी सामान जो बॉक्स जो पैकेजिंग होता है वो सस्ते हो जाएंगे, खेती का सामान सस्ता हो जाएगा और भी बहुत सारे ऐसे चीजें जो सस्ते हो जाएंगे। बट यहाँ पे हम मुख्य चीजें को दर्शाए हैं, फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चमड़े का सामान सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे, कैमरा वगैरह सस्ते हो जाएंगे, गहने सस्ते होंगे, स्टील सस्ते होंगे, बटन सस्ते होंगे, पैकेज करने वाला सामान सस्ता होगा और खेती का सामान सस्ता होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सस्ते होंगे बट हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है कि ये है, हम यहाँ पे जो जो मुख्य बातें थे उस चीज को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये सभी चीजें देखा जाए इस बार बजट में सस्ते होने का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं इस बजट में क्या क्या महंगा हो गया, क्या क्या महंगा हो गया। आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले भारत में बनाए जा सकने वाली इंपोर्ट होने वाली दवा महंगी हो जाएगी। जैसे भारत में जो भी दवा बन रही है ना ये दवा जो है ना महंगी हो जाएगी। छाते महंगे होंगे, छाते हम लोग यूज करते हैं ना, छाता जो बोलते हैं बारिश और इसमें जो यूज करते हैं वो महंगे हो जाएंगे। इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, यानी ज्वेलरी पर जो कस्टम ड्यूटी होते हैं इसको बढ़ा दिए जाएंगे। वहीं विदेशी छाता भी महंगा हो जाएगा। लाउड स्पीकर यूज करते हैं ना ये महंगे हो जाएंगे। हेडफोन ईयरफोन जो यूज कर रहे हैं ये महंगे हो जाएंगे। स्मार्ट मीटर भी महंगे हो जाएंगे, सोलर सेल भी महंगे हो जाएंगे, एक्सरे मशीन जो यूज करता है ना यह भी महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना महंगे हो जाएंगे और भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थोड़ा थोड़ा जो है ना ये महंगे हो जाएंगे। और भी बहुत चीजें ऐसी बातें हैं जो महंगे हो जाएंगे बट यहाँ पे कुछ ही चीज को हमने सेलेक्ट किया है। एक बार फिर कॉल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत में बनाई जाने वाली दवा महंगी हो जाएगी, छाते महंगे हो जाएंगे, ज्वेलरी पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी महंगा हो जाएगा। वहीं देखा जाए विदेशी छाते महंगे हो जाएंगे, लाउड स्पीकर महंगा होगा, हेडफोन ईयरफोन महंगा होगा, स्मार्ट मीटर महंगा होगा, सोलर सेल महंगे हो जाएंगे, एक्सरे मशीन महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं ना ये सभी महंगे हो जाएंगे। तो ये सभी इस बार बजट 2022-23 में पेश किया गया। क्या सस्ते होंगे, क्या महंगे होंगे, शिक्षा जगत में क्या क्या पेश किए गए, तो इन सभी को बारीकी से हमने यहाँ पे विश्लेषण किया था और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है पुराने इतिहास में भी और इस बार भी 20-23 बजट में 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे दिया था। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण सीरीज हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफी पसंद हुए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे छिपा हुआ था जो हमने यहाँ पे पूरा संकलन किया था। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।